फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक अनोखे राजकुमार की जो भविष्य देख सकता था। एक बार की बात है, वो जंगल में जा रहा था शिकार के लिए, तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि कोई दर्द में करहा रहा है। तो वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए पहुंचा एक पेड़ के नीचे। उसने देखा वहाँ पर एक अच्छे कपड़ों में एक जादूगर था जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो उसने राजा को बुलाया। वो राजा का नाम था आदित्य, विक्रम सेन के पुत्र थे आदित्य सेन। तो उसने उनको बुलाया कि बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ। वो भी गया, कह रहा मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कह रहा मेरी मदद तो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि समय बीत चुका है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम अपना कान मेरे पास लेकर आओ। तो वो उसके कान में कुछ बात बताता है। अब वो बात बताता है तो कहता है कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं अपने पिता की नज़रों में गलत ठहर जाऊँगा। तो कह रहा कुछ समय के लिए तुम्हें गलत ठहरना भी पड़ेगा। अगर तुम जैसा मैंने कहा है वैसा नहीं करोगे तो मतलब सब कुछ बिगड़ जाएगा, तुम्हारा राज्य सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा सब सड़क पर आ जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। और उसके कान में कुछ मंत्र सा उसने कर भरा और वो मर गया। वो जो जादूगर था वो उसकी डेथ हो गई। तो जैसे ही उसने मंत्र फूंक कर उसके कान में फूंक मारी तो उसकी आंखें ग्रीन ग्रीन हो गई थी। वो नॉर्मल हो गया था थोड़ी सी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए आंखें ग्रीन हुई और वो नॉर्मल हो गया। फिर वो अपने राज्य की तरफ, अपने महल की तरफ गया। महल में गया तो उसका जो वो मंत्री था चतुर्सेन, वो खड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा था। कह रहा आइए आइए महाराज, राजकुमार महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, क्योंकि सारे सैनिक तो आ गए थे, आप ही रह गए थे और आपको ढूंढने के लिए और सैनिक भी निकल गए हैं जंगल में, महाराज आपको बुला रहे हैं। तो वो गया अपने उसके पास, पिता के पास, पिता से मिला और कहा पिताजी अब मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ। ठीक है, वो चला गया। वो सोया रात को। उसको रात को एक सपना आया। उसको जो सपना आया वो सुबह उठा विचलित होकर उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी किसान खेती नहीं करेगा, मतलब कोई भी किसान खेतों में बीज नहीं बोएगा। अभी आने वाले 6 महीनों में कोई भी खेती बाड़ी ना करे। अब ऐसी घोषणा करा दी। अब इस घोषणा का उसको पता लगा महाराज को कि भाई उसके बेटे ने ऐसी ऐसी घोषणा करा दी। उसने बोला कि भाई ऐसी घोषणा कराने का क्या मतलब है, तुम्हें पता है अगर नहीं किसान खेती करेंगे तो खाएंगे क्या? 6 महीने बहुत लंबा समय होता है और ऐसे में तुम ऐसा फैसला दे रहे हो, तुम कैसे राजा बनोगे? अभी से तुमने ऐसे अनैतिक घोषणा करनी शुरू कर दी है। तो सब उसका विरोध कर रहे थे, प्रजा भी उसका विरोध कर रही थी। ये भी कौन सा राजा बन गया है जो अभी से हम पर अपने हुक्म चला रहा है? ये कोई तरीका होता है? अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? बताओ, ये तो महाराज है, इनके पास तो धन की कमी नहीं है, इनको क्या फर्क पड़ता है, हम गरीब किसानों से पूछो, ये और वो। काफ़ी इस तरह से होने लगा। लेकिन घोषणा करा दी थी कि भाई राजकुमार का आदेश है कि कोई भी किसान गांव में खेती ना करे। अब क्या था कि कुछ किसानों ने, आधे किसानों ने उसकी बात मानी, आधे किसानों ने उसकी बात नहीं मानी और सब उसका विरोध भी करने लगे। यहाँ तक कि महाराज भी उससे चिड़चिड़े रहने लगे, लेकिन उसने पूरी बात बताई नहीं। अब क्या था कि 2 महीने बाद ही गांव में मूसलाधार बारिश हुई, बाढ़ आ गई और ये जो बारिश थी वो काफ़ी लंबे समय तक चली। तो इस बात पर जिन्होंने खेती करी थी वो तो माथा पकड़ के रोने लगे कि हे भगवान, हमारी मेहनत खराब हुई, हमने दिन रात मेहनत करके बीज बोए थे, ये बाढ़ आ गई, ये तो बारिश आ गई, ये और वो। और जिन्होंने नहीं करी थी खेती वो खुश होने के नाचने लगे कि चलो अच्छा है, हमारी मेहनत बची, हमारा पैसा बचा, हमारे बीज बचे, मतलब काफ़ी चीज़ों की मतलब बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई, फ़ायदा हो गया उनका जिन्होंने खेती नहीं करी थी। अब राजा को ये बात याद आई कि भाई मेरे बेटे ने पहले घोषणा करा दी थी। अब जिन्होंने खेती करी वो नुकसान में हुए, जिन्होंने नहीं करी वो फ़ायदे में रहे। अब वो अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम्हें कैसे पता था कि बारिश आएगी? तो बेटे ने बोला पिताजी मुझे सपना आ गया था और मैं भविष्य देख सकता हूँ, इसीलिए मुझे पहले से पता था कि बारिश आएगी और इसलिए मैंने घोषणा करा दी थी। तो कहता है चलो मुझे तो विश्वास नहीं होता ऐसी कोई बात है, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो होगी। अब तुम ऐसा करो कि हमारे पड़ोसी राज्य के जो राजा हैं, मतलब श्रीमान राजकुमार वो महाराज चौहान, आप उनके पास जाओ। उनकी एक लौती पुत्री है सुलेखा, उससे तुम्हारा विवाह मैंने तय किया है और तुम जाओ उसके स्वयंवर में उसको
जीत कर तुम आओ, और जिससे कि वो राज्य भी हमारे अधीन हो जाए, वो राज्य भी हमारे राज्य में मिल जाए। कहता है ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा, मैं कल ही निकल जाऊंगा दूसरे मतलब वहाँ के लिए, जैसी आपकी आज्ञा। अब भैया वो रात को सोया, फिर उसकी आंखें ग्रीन हुई और फिर उसको सपना आया। अब जो उसको सपना आया तो भैया वो गया अपने घोड़े पे सवार होके, मिला उस राजकुमारी से और राजकुमारी से बात करी। सुंदर थी वो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने उससे यही कहा कि महारानी मतलब राजकुमारी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं विवाह अपने ही राज्य की किसी सी मतलब सीधी मतलब उस लड़की से करूँगा, घरेलू मतलब अपने ही राज्य की लड़की से करूँगा। सीधी सादी तो ऐसे नहीं बोल सकता, फिर वो कहेगी मैं क्या सीधी सादी नहीं हूँ। तो वो कहती है ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, वैसे भी विवाह वहीं करना चाहिए जहाँ पे आपका मन हो, इस तरह मतलब जहाँ इंसान का मन हो, ऐसा नहीं कि बेमन से आप किसी से भी शादी कर लें। मगर मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ और मैं अपने पिताजी को आपकी मतलब ये चीज़ समझा दूंगी कि मेरा आपसे विवाह नहीं हो सकता है। तो वो वहाँ से आ गया। अब गया था रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी, बुढ़िया के हाथ में था लकड़ी का गट्ठा। अब गट्ठे को उसने बोला कि लाइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अब वो मदद करने के लिए कहती है बेटा आप तो राजा हो हमारे राज्य के, तो होने वाले राजा हो राजकुमार, आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगी। कहता है नहीं, राजा का फर्ज होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की मदद करना। तो क्या था, वो उसका गट्ठा लेके गया। उसने देखा उसकी कुटिया में कि बहुत सुंदर मतलब लड़की है। तो उसने पूछा कि माँ ये माता जी ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी बेटी है, कुछ समय पहले मेरे पति गुजर गए थे, तो हम यहीं गांव के बाहर ही जंगल के किनारे ही एक अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर इसमें रह रहे हैं और मैं लकड़ियाँ लाकर अपना गुजर बसर करती हूँ। तो उसने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तो वो तो बुढ़िया चक्कर खा के गिरने लगी कि मतलब ऐसे कैसे, आप तो राजकुमार हैं और हम तो बहुत गरीब हैं ये और वो। कहता है कि बस मैंने जो फैसला किया है, अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तो उसने एग्री करा। उसी समय राजकुमार ने उसकी मांग भरी, शादी हुई। वो अपने साथ अपनी पत्नी कुसुम को लेकर गया। राज्य में तहलका मच गया। महाराज को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैंने इसको भेजा था राजा की बेटी से शादी करने के लिए, और एक गरीब लकड़हारन की बेटी से शादी करके ले आया ये। तो उसने बोल दिया उसको साफ सीधी बात है, भैया इस राज्य में आएगा और यहाँ पर मतलब राज्य करेगा, शासन करना है, मेरे महल में आना है, तो इस लड़की को बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। मैं तुझे इसके साथ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। महाराजा ने बोल दिया साफ सीधी बात है, अभी मैं नहीं इसे एक्सेप्ट करूँगा। तो उसने बोला महाराज आपकी आज्ञा सर आंखों पर है, लेकिन मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ सकता। इसके लिए चाहे मुझे ये महल ही क्यों ना छोड़ना पड़े, मैं इस महल को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। अब क्या था कि उसने बोल दिया कि ठीक है, मैं मतलब ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं हो सकती, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ यहाँ से, बस तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने मेरे मतलब फैसले की अवहेलना करी है। तो भैया वो उसको लेके निकल गया वहाँ से, अपना बुढ़िया के उसमें ही कुटिया में रहने लगा। 10 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। 10 साल में उसका एक पुत्र हुआ जयसेन, और इतना सुंदर उसका पुत्र था, चमत्कारी पुत्र था, क्योंकि वो भविष्य देख सकता था। उसके पास भी चमत्कारी शक्तियाँ थी, तो उससे ज़्यादा शक्तियाँ उसके पुत्र में आई, जो 10 साल का हो चुका था। अब क्या था कि भैया जो उसका जो वो था ना मंत्री चतुर्सेन, उसने करी चालबाजी, सारा खेल उसी का था। उसने बोल दिया महाराज 10 साल हो गए हैं, अब आपकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ी सी रहती है, अब तो आदित्य को आ जाना चाहिए अपना राज्य संभालने के लिए। फिर वो कहता आएगा कैसे, वो तो बड़े गुस्से में है, वो आएगा ही नहीं, 10 साल हो गए, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा यार वो। तो कहता है कि महाराज मेरे पास एक रास्ता ये है कि आप है ना पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि मैं अपना राज्य अपने मंत्री के बेटे अशोक सेन को देने वाला हूँ। तो कहता है ऐसे कैसे दे दूंगा मैं तुम्हारे बेटे को अपना राज्य। कहता अरे महाराज असली में थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ बस घोषणा करवा दो, राजकुमार के पास पहुंचेगी खबर, राजकुमार दौड़े दौड़े चले आएंगे अपना राज्य लेने। ऐसे थोड़ी ना है कि वो अपना राज्य किसी के भी हाथों में दे देंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राजा उसको महाराज राजकुमार को बुलाने का तरीका है ये कि आप घोषणा करवा दो झूठी कि भैया मैं कल को मंत्री के बेटे अशोक का वो राज तिलक करने वाला हूँ। कहता है चल ठीक है। अब उसकी बातों में आ गया, अब बातों में आया, घोषणा करा दी।
अब ये बात पहुंच गई राजकुमार के पास, आदित्य के पास। अब आदित्य की पत्नी भी बोली, बेचारी बहुत अच्छी है वो, कह रही है आप मेरी वजह से क्यों अपने राज्य पर क्यों आप इतना संकट ला रहे हो? आपको पता है आपका मंत्री कैसा है कैसा नहीं है, क्यों आप उनके हाथों में अपना राज्य सौंपने जा रहे हो? आप जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जाओ अपने राज्य में, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मतलब मैं अपने आप को संभाल लूंगी। उसने बोला तुम बस थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं जाता हूँ महल में पिताजी से मिलने के लिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब जो अब ट्विस्ट है कहानी में कि जो अब होने वाला है उसका समय आ गया है, जो लिखा था। वो जाता है महल में, अपने पिता से मिलता है। पिता उससे बोलता है कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? वो कहता है महाराज ये मेरा पुत्र है, आपका पोता है जयसेन। कहता है मुझे ठीक है, मैं अपने पोते को तो मतलब स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस गरीब लड़की को स्वीकार नहीं करूंगा, उस और लड़की को स्वीकार नहीं करूंगा जिससे तुमने मेरे से ऊपर होकर शादी करी है। तो वो कहता है, तो इतना चुप रहता है, ठीक है। अब वो मंत्री आता है अपने बेटे के साथ। अब मंत्री कहता है महाराज ये लीजिए, मैं आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का सेब लेकर आया हूँ। उसको सेब दे रहा होता है, वो पता होता है उस सेब में क्या होता है। तो बेटा कहता है जैसे ही वो खाने वाला होता है तो वैसे ही वो जो उसका पुत्र होता है आदित्य, वो राजा के हाथ से वो सेब छीन लेता है और वो कहता है ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरे हाथों से मेरा सेब छीना, इसे मैं खाने वाला था। वो कहता है कि महाराज इसे मत खाइए, इसमें जहर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये सेब इसके बेटे को दे दीजिए खाने के लिए, अगर ये खा लेता है तो जो आप कहोगे मैं वही कर लूँगा। तो भैया वो तो नहीं, ऐसे कैसे मान जाएगा, नहीं। तो भैया फिर तलवारें निकल जाती हैं, क्योंकि फिर कहता है बुड्ढे इतने दिनों से मैंने इसी दिन का इंतजार करा था महाराज के बच्चे, कि तुझे अपने रास्ते से हटाकर मैं अपने बेटे को राज्य का महाराज बना दूं, इसीलिए मैंने एक घोषणा करवाई थी। और अब तो घोषणा हो चुकी है पूरे राज्य में कि तू मेरे बेटे का राज तिलक करने वाला है। अब तू सेब खा के मरे या बिना सेब खाए मरे, लेकिन तुझे तो मरना ही है। अब इतनी कहनी थी तो राजा ने महाराज ने निकाली तलवार, मंत्री पे चलाई और मंत्री पे कोई असर नहीं हुआ। वो हैरान हो गए देख के कि मैंने तलवार चलाई है, मेरी तलवार का घाव ऐसा है कि आदमी 1 सेकंड में तितर बितर हो जाए, और ये इसको मंत्री को फर्क ही नहीं पड़ा। कह रहे ये क्या हो रहा है? मैं अपने बेटे को कहता आदित्य मैं इस पर इतनी तलवार चला रहा हूँ, इस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो बोलता है महाराज इन पर असर नहीं होगा, क्योंकि ये जादुई शक्ति इनके पास है, और आप क्या, इसको मैं भी नहीं मार सकता। फिर बोला इसको फिर कौन मारेगा? ये तो ऐसे हमारे राज्य को हथिया लेगा। कह रहा महाराज इसको मारेगा मेरा बेटा जयसेन। तो जैसे ही उसने बोला तो उसके बेटे के पास तलवार थी। 10-11 साल के लड़का आया था, वो पूरी तैयारी शायद, क्योंकि उनको पता था, वो आगे पता लगेगा आपको। तो वो निकाली उसने तलवार, एक झटके में उसका सर काट दिया मंत्री का, और राजा के बेटे को भी वहीं ख़त्म कर दिया। अब क्या था, वो जादुई थे, जादुई से वो हवा हो गए। अब कह रहा ये क्या हो रहा है आदित्य, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है ये? तो उसने बोला महाराज बात ऐसी है कि 10 साल पहले जब मैं शिकार करने गया था तो मुझे वहाँ एक जादूगर मिला था। उस जादूगर ने मुझे ये बताया था कि जो हमारे राज्य का जो मंत्री है वो उसने उससे कुछ वो जादुई ताकतें हथिया ली हैं, और इसी मंत्री ने मतलब उस जादूगर को मार कर आ गया था ये यहाँ पर महल में, और इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँच गया। तो उसने मुझे जो कुछ शक्तियाँ थी भविष्य देखने वाली वो उसने मुझे बताई, और उसने मुझे ये भी बताया कि अगर मैं उसी समय आपको बताता इसके बारे में, मंत्री के बारे में, तो ना तो आप विश्वास करते और ना ही इसका समय था, क्योंकि इसकी मृत्यु होनी मेरे बेटे के हाथों ही थी, जो कि 10 साल बाद हुआ, और वो भी उसी से ही होना था जिससे मैंने शादी करी है, कुसुम से। क्योंकि मैंने उस रात जिस दिन आपने मुझे भेजा था वहाँ पे सुलेखा से शादी करने के लिए, उस दिन से पहले जो मुझे रात को सपना आया था उसमें यही था कि मेरा विवाह एक झोपड़ी में कुसुम से हो रहा है और वही मेरी पत्नी होगी। अगर मैं उसके सिवा किसी और से ज़बरदस्ती शादी कर लेता तो सब कुछ खराब हो जाता, कुछ भी मतलब बचता नहीं हमारे पास। तो उसने बोला बेटा ये बात तुमने मुझे पहले बता देते। कह रहा महाराज मुझे ये चीज़ें बताने के लिए मना करा गया था और सही समय का इंतज़ार करना था, तो आज वो सही समय आ गया है, क्योंकि बेटा मेरा 10 साल का हो चुका है और जो इसकी जो कुकर्म थे उसका भी पाप का घड़ा भर गया था, तो आज इसका अंत होना तय था। तो भैया उसने अपनी गलती मानी महाराज ने
कि उसने गलत करा, और उसके बेटे की हिम्मत है कि वो 10 साल अपने पिता से दूर रहा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो महाराज ने भी उसकी पत्नी को एक्सेप्ट करा, अपने पोते को गले से लगाया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और जो उसके अंदर जो शक्ति थी ना भविष्य देखने की, वो भी सब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो सब सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई थी मंत्री से, क्योंकि मंत्री के पास भी जादुई शक्ति थी। और जैसे मंत्री खत्म हुआ ऐसे ही सारी शक्तियाँ खत्म हो गई, क्योंकि जो जादूगर की जो शक्तियाँ इधर उधर फैली हुई थी वो सब नष्ट भष्ट हो गई, और सब अपना सुखी से जीवन जीने लगे। और ये जो आदित्य है वो बहुत अच्छे, आने वाले समय में बहुत अच्छे राजा कहलाए। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियो। जय श्री राम।